गर्मी के मौसम की एक सुहानी रात के लगभग 11 बजे थे। नवाब रशीदुज्जमान ने अपने नए मेहमान के साथ ही बाग में खाना खाया और खाना खाने के बाद से अब तक बैठे उसके सफ़र की दास्तानें सुन रहे थे। उनका मेहमान तारिक अधेड़ उम्र का एक तंदुरुस्त आदमी था। उसने सफ़ेद पतलून और आधे आस्तीनों की सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। कटे हुए बाजुओं की उभरी हुई मछलियां चीख कर ऐलान कर रही थी कि वह एक मेहनती आदमी है। गोरे लाल चेहरे पर घनी और ऊपर की ओर चढ़ी मूंछें उसकी शख्सियत को रोबदार बना रही थी। आंखें छोटी और चमकदार थीं। नवाब साहब के यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उससे आंखें मिलाकर बात करना आसान काम नहीं। वह खुद ज़्यादातर अपनी नज़रें नीचे ही रखता था। वह सैलानी था और उसकी घुमक्कड़ी की वजह हमेशा एक राज ही रही थी। वह नवाब साहब का जिगरी दोस्त था, लेकिन उन्हें भी उसके सैलानीपन की वजह मालूम न हो सकी। इस बारे में जब भी कोई बात आती तो वह हमेशा बात काटकर कोई और बात छेड़ दिया करता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि वह पुराने खजाने की तलाश में इधर उधर मारा फिरता है। वह अच्छे खासे दौलतमंद आदमी की तरह जिंदगी बसर करता था, लेकिन उसकी आमदनी का जरिया किसी को मालूम नहीं था। नवाब साहब से उसकी पहली मुलाकात भी अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। 7-8 साल पहले नवाब साहब पूर्वी मुल्कों की सैर के लिए लगभग 2 साल का प्रोग्राम बनाकर निकले थे। ईरान की सरजमीन उन्हें इतनी पसंद आई कि लगभग 6 महीने उन्होंने वहीं बसेरा डाले रखा। ईरान की दिलकश पहाड़ियाँ, हरी भरी और खूबसूरत वादियाँ उनके पैरों में बेड़ियाँ बनकर रह गई थी। ईरान की ऐतिहासिक इमारतों ने भी उनको बड़ी हद तक अपनी तरफ खींचा था। एक शाम जब वे ईरान के एक पुराने बादशाह के महलों के खंडहरों से वापस आ रहे थे, उन्हें एक जगह पत्थरों के ढेर से एक इंसानी हाथ निकला हुआ नजर आया। उन्होंने घबराहट में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वे सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उनके सामने एक बेहोश आदमी पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। करीब ही एक पहाड़ी नाला बह रहा था। वे बेहोश आदमी को उठाकर उसके किनारे ले गए और फिर लगभग आधे घंटे तक जूझने के बाद उसे होश आ गया। वह तारिक था। उसने बताया कि अचानक एक पुरानी दीवार के ढह जाने से वह दब गया था। वह नवाब साहब को अपने घर ले गया। जवाब साहब को उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश मालूम हुई और वे उसके करीब होते गए। नवाब साहब ईरान से तुर्की जाने लगे तो तारिक वहीं उनके साथ हो लिया। उसके बाद दोनों साथ साथ सैर करते रहे। तारिक की शख्सियत बहुत ही अजीबोगरीब थी। वह अरबी नस्ल का था, लेकिन दुनिया की कोई शायद ही ऐसी भाषा हो जो वह न जानता हो। कई भाषाओं पर तो वह इतनी महारत रखता था कि उस भाषा के बोलने वाले उसे अपने देश का ही बाशिंदा समझ बैठते थे। जब वह नवाब साहब से हिंदी उर्दू में बात करने लगता तो वे यही महसूस करते थे कि वह यूपी का निवासी हो। 2 साल में नवाब साहब उसके बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। हिंदुस्तान आते वक्त उन्होंने उससे कहा कि वह किसी मौके पर हिंदुस्तान आकर कुछ दिन जवाब साहब के साथ जरूर गुजारे, और इस वक्त वह उनके बाग में बैठा उन्हें अपने सफर की दास्तानें सुना रहा था। उसकी गोद में एक नेवला बैठा उड़ रहा था। ऐसी अजीबोगरीब नेवला कम से कम नवाब साहब और उनके घर वालों की नजरों से आज तक न गुजरा था। वह लंबाई में हिंदुस्तानी बिल्ली से किसी तरह कम नहीं था। उसका रंग काला था और पीठ पर 3-4 लंबी धारियां थीं। नवाब साहब की लड़की गजाला बहुत देर से बेचैन नजर आ रही थी। वह उस नेवले के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तारिक की बातों का सिलसिला किसी तरह खत्म नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद गजाला ने महसूस किया कि जैसे वह बोलते बोलते थक गया हो। उसे खामोश होते देख वह झट से बोल पड़ी, मैं इस नेवले के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ, तारिक मुस्कुरा कर बोला, मैंने आज तक इतना खौफनाक नेवला नहीं देखा। हाँ, ये कम ही मिलते हैं, और एशिया में तो इनका वजूद ही है। मैंने इसे ब्राजील के जंगलों में पकड़ा था। यह उस वक्त बच्चा था। तो क्या ब्राजील में इस किस्म के नेवले होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। वे वहाँ भी कम ही मिलते हैं। तारिक ने नेवले की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। वह क्या? इसे कोई चीज सूंघाकर अगर तुम पाताल में छुपा आओ तो यह उसे ढूंढ निकलेगा। अच्छा, तो फिर हमें ये तमाशा आप कब दिखाएंगे? गजाला ने कहा, जब कहो। तो लीजिए, मेरा रुमाल उसे सूंघाए। मैं उसे कहाँ छुपा आऊं? तारिक ने हंसकर रुमाल ले लिया और नेवले की नाक पर रखकर फिर गजाला ही को वापस कर दिया। गजाला कोठी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। अच्छी तरह छुपा दिया है न? तारिक हंसकर बोला, खूब अच्छी तरह। तारिक ने नेवले को जमीन पर उतार दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला, जा ऋषि। नेवला दौड़ता हुआ कोठी की तरफ चला गया।
सब लोग हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वह लौटा। उसके मुंह में गजाला का रुमाल था। अरे, सबके मुंह से एक साथ निकला। तारिक हंसने लगा। गजाला की आंखें हैरत से फटी हुई थी। मैं इस रुमाल को अपनी किताबों की अलमारी में बंद करके ताला लगा आई थी। वह हैरत से बोली, ताला इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। तारिक ने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी खूबसूरत अलमारी बर्बाद कर दी होगी। वह कैसे? उसमें कम से कम इतना बड़ा छेद जरूर हो गया होगा जिसमें से ये आसानी से जा सके। इतनी जल्दी इतना बड़ा छेद कर देना नामुमकिन मालूम होता है। नवाब साहब बोले, अलमारी के तख्ते ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 इंच मोटे होंगे। तारिक बोला, वह तो अच्छे खासे 37 मिनटों में काट कर रख देता है। आपकी हर चीज अजीबोगरीब है, गजाला ने हैरत से कहा। तारिक मुस्कुराकर खामोश हो गया। वे लोग बातचीत कर ही रहे थे कि सारे बाग में उजाला हो गया। गजाला ने पलटकर देखा और चीख मारकर उछल पड़ी। पुराने अंधे कुएं से अंगारों का फव्वारा फूट पड़ा था। शोले काफी ऊंचाई तक उठ रहे थे। एक अजीब किस्म की झन्नाटेदार आवाज से सारा बाग गूंज रहा था। यह क्या था? तारिक जल्दी से बोला और उसके निवले ने भी इतनी भयानक चीख मारी कि सबके जिस्म कांप गए। वे सब के सब पत्थर के बुतों की तरह खामोश थे। धीरे धीरे अंगारों की बौछार कम होती गई और थोड़ी देर के बाद बाग का माहौल फिर पहले जैसा हो गया। यह क्या तमाशा था? तारिक ने खामोशी तोड़ी। गजाला शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, नवाब साहब मरी हुई आवाज में बोले। मालूम होता है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? तारिक चौंक कर बोला। मैंने वालिद साहब मरहूम की ज़बानी सुना था कि एक बार दादा के ज़माने में भी इस कुएं से अंगारे निकले थे और फिर खानदान में एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। अजीब बात है। तारिक उठते हुए बोला, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, नवाब साहब ने उठकर उसे रोकते हुए कहा, उधर मत जाओ। क्यों? मालूम नहीं क्या हो। तारिक हंसकर आगे बढ़ गया। उसका नेवला एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। जरा एक टॉर्च तो मंगाओ, उसके कुएं में झांकते हुए कहा। भाई, मैं कहता हूँ लौट आओ। नवाब साहब बोले, टॉर्च? तारिक चीखा। उसकी आवाज में कंपकंपाहट थी। नवाब साहब ने एक नौकर से टॉर्च मंगवाई। रशीद उस्मा, यहाँ आओ। तारिक टॉर्च की रोशनी कुएं में डालते हुए बोला। रशीद उस्मा दिल मजबूत करके आगे बढ़ी। गजाला ने भी उसमें साथ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। वह देखो क्या है? तारिक ने उन्हें कुएं में झांकने का इशारा करते हुए कहा। रशीद उस्मा चीख मारकर पीछे हट गए। उनके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा था। क्या है अब्बा जान? गजाला उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली। जाओ जाओ। नवाब रशीद उस्मा पलट कर चीखे, तुम अंदर जाओ जाओ, चली जाओ।